मैं दरवाजे के पास आ गया, कान लगाकर बाहर की आवाज़ सुनने की कोशिश की। बाहर कोई आवाज़ नहीं थी, खामोशी ही खामोशी थी। मुझे मालूम था कि बाहर दो सपेरे फौजी स्टेन करने लिए फिर रहे हैं। खुदा जाने वो खामोश क्यों थे। अचानक मुझे दरवाजे की दुर्ज में से चरस की बू आ गई। इसका मतलब था कि दोनों सपेरे चरस पी रहे थे, इसलिए इन पर खामोशी तारी हो गई थी। शराब पीकर आदमी बहुत ज़्यादा बातें करता है, मगर चरस पीकर आदमी चुप हो जाता है। बात करने को इसका जी ही नहीं चाहता। मुझे इत्मीनान सा हुआ, चरस के नशे की हालत में मैं इन दोनों को आसानी से काबू कर सकता था। शर्त सिर्फ ये थी कि वो अंदर आ जाएं। मैं कोठरी में टहलकर वक़्त गुजारने लगा। कुछ देर तक तो मुझे वक़्त का एहसास न रहा, फिर मैं भूल गया कि कितना वक़्त गुजर गया है। एक अंदाज़ा सा था। इसी के हिसाब से जब मुझे एहसास हुआ कि आधी रात होने वाली है तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह मियाँ से कामयाबी की दुआ मांगी और कोठरी के बंद दरवाजे के पास जाकर इस तरह ऊंची आवाज़ में चीखने लगा जैसे मैं शदीद तकलीफ़ में हूँ। मैं साथ साथ ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर हाथ भी मार रहा था और वक्फे से बुलंद आवाज़ में कहता जाता था, भगवान के लिए मेरी मदद करो, मेरा पेट दर्द से फटा जाता है, किसी वैद्य को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, है भगवान। मैंने इस कदर उदम मचाया, इतनी चीखो पुकार की कि मुझे बाहर वाले लोहे के जंगले का ताला खुलने की आवाज़ आई। ये मेरी पहली कामयाबी थी। मैं इसी तरह दर्द से तड़पते और शोर मचाने की अदाकारी करता रहा। दूसरे दरवाजे का ताला खुलने की आवाज़ आई तो मैं दर्द से बिलबिलाने की एक्टिंग करते हुए अपनी ख़ास पोजीशन में हो गया। सपेरा फौजी मुझे गालियाँ देता हुआ कोठरी में आ गया। वो अकेला था, दूसरा फौजी बाहर ही था। लकड़ी का दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था। मैं दीवार की आड़ लेकर बिल्कुल अटैक की पोजीशन में खड़ा था और हाय भी कर रहा था। जैसे ही सपेरा फौजी अंदर दाखिल हुआ मैंने अटैक कर दिया। ये कोई तरबियत याफ्ता फौजी तो थे नहीं, सपेरे थे, नौजवान ज़रूर थे। फौजी वर्दी भी उन्होंने पहन रखी थी, मगर सिर्फ स्टेन गन और राइफलें चलाना ही जानते थे। मेरे लिए ये बड़ा आसान शिकार था। मैंने सिर्फ इतना किया कि दर्द से बिलबिलाने की आवाज़ें निकालते हुए पलक झपकने में अपना बाजू इसकी गर्दन में आगे की तरफ से डालकर गर्दन को पूरी ताकत से एक झटका दिया। मुझे हड्डी के टूटने की आवाज़ आई और सपेरे फौजी का बदन ढीला पड़ गया। मैंने हाय करते हुए इसके मुर्दा जिस्म को घसीटकर दीवार की तरफ कर दिया और मजीद जोर से आवाज़ निकालने लगा। बाहर जो सपेरा फौजी खड़ा था, इसने अपने साथी को चिल्लाकर कहा कि इस दुष्ट को गोली मार दो, तुम अंदर क्या कर रहे हो। जब इसे अपने साथी की कोई आवाज़ न आई तो वो दौड़कर अंदर आ गया। इसने स्टेन गन सीधी की हुई थी। मैं मोहतात हो गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ मैंने इसे दबोच कर सबसे पहले हाथ मारकर इसकी स्टेन गन नीचे गिरा दी। वो मुझसे गुत्थम गुत्था हो गया, मगर वो मुझसे वैसे भी कमज़ोर और दुबला था, एक कमांडो का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसने चीख मारकर शायद बाहर से किसी को बुला लिया। मैंने इसी वक्त इसकी गर्दन में बाजू डालकर 3-4 ज़बरदस्त झटके दिए। एक ख़ास जाविये के झटके थे जो सिर्फ एक कमांडो ही दे सकता था। दूसरा दुबला पतला सपेरा फौजी भी अगले जहान में पहुंच गया। मैंने इसमें से एक की स्टेन गन उठा ली और दबे पांव दरवाजे के पास आकर गर्दन बाहर निकाल कर देखा। दूसरे सपेरे ने किसी को आवाज़ दी थी। खतरा था कि बाहर कोई तीसरा सपेरा मौजूद न हो, लेकिन बाहर कोई नहीं था। स्टेन गन को मैंने अपने हाथ में ही रखा और कोठरी के बड़े चबूतरे से दूसरी तरफ छलांग लगाकर दरख्तों में घुस गया। रात की तारीकी में मुझे साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे सेंधिया की कुटिया तक के रास्ते का अंदाजा था। मैं झाड़ियों को फलांगता जितनी तेज चल सकता था चल रहा था। दरख्तों और झाड़ियों का सिलसिला खत्म हो गया। सामने आश्रम की इमारतों का सबसे कुशादा प्लॉट था जो रात की तारीकी में वीरान पड़ा था। यहाँ से सेंधिया की कुटिया ज्यादा दूर नहीं थी। मैंने दौड़कर वीरान सहन को पार किया और एक छोटे टीले के पीछे से गुजरकर इस मुकाम पर आ गया जहाँ चबूतरे पर सेंधिया की कोठरी नजर आ गई। मैं जल्दी चबूतरे की सीढ़ियाँ चढ़कर कुटिया के अंदर चला गया। कुटिया में अंधेरा छाया हुआ था। सेंधिया मेरी बीवी को लेकर अभी नहीं पहुंची थी। मैं स्टेन गन लिए कुटिया के बाहर एक तरफ अंधेरे में छुप कर बैठ गया। यहाँ से सेंधिया की कुटिया ज्यादा दूर नहीं थी। मैंने दौड़कर वीरान सहन को पार किया और एक छोटे टीले के पीछे से गुजरकर इस मुकाम पर आ गया जहाँ चबूतरे पर सेंधिया की कोठरी नजर आ गई। मैं जल्दी चबूतरे की सीढ़ियाँ चढ़कर कुटिया के अंदर चला गया। कुटिया में अंधेरा छाया हुआ था। सेंधिया मेरी बीवी को लेकर अभी नहीं पहुंची थी। मैं स्टेन गन लिए कुटिया के बाहर एक तरफ अंधेरे में छुप कर बैठ गया और सेंधिया और अपनी बीवी का बेचैनी से इंतजार करने लगा। जैसे जैसे रात गुजर रही थी मेरी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। मैं बार आसमान की तरफ देखता था जहाँ 7 सितारों की टोली यानी खेतियाँ अभी आसमान के वस्त में ही थी। इसका मतलब था कि अभी आधी रात ही हुई है। मेरे जिस्म से निकलने वाली जड़ी बूटियों की खास बू की वजह से एक भी मच्छर मेरे करीब नहीं आ रहा था। मुझे सांपों का भी डर नहीं था, सिर्फ बिन मांस और किसी तरफ से अचानक निकल आने वाले अजदहा का ही डर था। मैं दाएं बाएं अंधेरे में देख लेता था। ये वक्त गुजारना मेरे लिए कयामत बन गया था। मेरी आंखें इस तरफ दरख्तों की तारीकी में देखते देखते थक गई थी। जिधर से मेरा ख्याल था
कि सेंधिया मेरी बीवी को ले आने वाली है। रात गुजरती गई। आसमान पर 7 सितारों का झूमर आहिस्ता आहिस्ता मगरिबी उफक की जानिब झुकता चला गया। मेरी बेचैनी में इजाफा होता गया। जब आसमान पर पिछले पहर का नूर झलकने लगा तो मैं मायूस होकर उठ खड़ा हुआ। ज़रूर कोई मुश्किल पड़ गई होगी सेंधिया को, मैंने सोचा, वरना वो जमीला को लेकर अब तक पहुँच गई होती। मैं थोड़ी देर कुटिया में आकर बैठा, फिर बेचैन होकर बाहर आकर चबूतरे पर टहलने लगा। सुबह का उजाला नमूदार होना शुरू हो गया। महादेव के आश्रम की इमारतों के खंडर घने दरख्तों के पीछे पिछले पहर के धुंधलकों में छुपे हुए थे। मुझे सिर्फ सामने वाली इमारतों के खंडर कुछ फासले पर नजर आ रहे थे। जैसे जैसे सुबह की सफेदी फैल रही थी, मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। सुबह होते ही इन लोगों को मेरे फरार और 2 मजीद सपेरों के कत्ल का इल्म हो जाना था। इसके साथ ही महादेव के सपेरों के फौजी दस्ते मुझे हलाक करने के लिए निकलने वाले थे। मेरे लिए इस इलाके में ज्यादा देर रुकना किसी सूरत में भी मुनासिब नहीं था। कुछ समझ में नहीं आता था। वहाँ से निकलने को भी दिल नहीं चाहता था। मैं जमीला को हर हालत में साथ लेकर जाना चाहता था और वहाँ ठहर भी नहीं सकता था। जब दिन की रोशनी ज़रा ज़्यादा हुई तो अचानक शैतान महादेव के आश्रम की तरफ से फायरिंग के धमाके हुए। ये स्टेन गन्नों के ब्रेस्ट थे जो एक साथ फायर हुए थे। इसके साथ ही आदमियों के एक दूसरे को आवाज़ें देने और हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। महादेव को मेरे फरार और अपने 2 आदमियों की हलाकत का पता चल गया था और इसकी फौज के आदमी मेरी तलाश में निकल पड़े थे। मैंने चबूतरे पर से छलांग लगाई और मस्जिद की तरफ खूनी जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ने लगा। मैं दौड़ते दौड़ते पलट कर पीछे भी देख लेता था। खुदा जाने इन लोगों को कैसे पता चल गया कि मैं इस तरफ हूँ, क्योंकि हर हर महादेव के नारों और किसी वक्त स्टेन गन की फायरिंग की आवाज़ें मेरे करीब आती जा रही थी। मैदान से निकलकर मैं घने खूनी जंगल में दाखिल हुआ ही था कि अचानक चीखता चिल्लाता सीना पीटता एक बिन मानस मेरे सामने आ गया और दान निकाल कर इसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने स्टेन गन सीधी की और एक के बाद दीगरे 2 ब्रेस्ट फायर करके इसे छलनी कर दिया। बिन मानस खौफनाक आवाज़ें निकालता नीचे गिर पड़ा। मैं फायर के धमाके नहीं करना चाहता था, लेकिन बिन मानस से जान बचाने के लिए ये ज़रूरी हो गया था। फायरिंग के धमाकों ने मेरी निशानदेही कर दी थी। इसके बाद महादेव के आदमियों के नारों की आवाज़ें ज़्यादा जोश से बुलंद होने लगी। यहाँ जंगल, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, बहुत घना शुरू हो गया था। दरख्त बिल्कुल साथ साथ खड़े थे। इन पर झाड़ियाँ चढ़ी हुई थी। इनमें आदमखोर झाड़ियाँ और दरख्त भी थे, लेकिन मेरे जिस्म की बू की वजह से ये खूनी झाड़ियाँ जहाँ जहाँ मेरे रास्ते में आती थी फ़ौरन सिमट जाती थी या दरख्त अपनी खूनी शाखों को ऊपर खींच लेते थे। मेरे पीछे फायरिंग की आवाज़ें आने लगी। फिर गोलियाँ मेरे सर के ऊपर से और दाएं बाएं दरख्तों की शाखों को काटती हुई सीटियाँ बजाती गुजरने लगी। वहाँ दरख्तों के तने इतने करीब करीब खड़े थे कि मुझे कोई गोली नहीं लग रही थी। मैं दरख्तों के तनों के बीच में से तेज़ी से गुजर रहा था। यहाँ मैं दौड़ नहीं सकता था। दौड़ने की वजह ही नहीं थी। दिन की रोशनी दरख्तों के ऊपर से झांक रही थी। दरख्तों के दरमियान हल्का अंधेरा था। मैं बिन मांस की तरह उछलता और छलांगे लगाता चला जा रहा था। मैं पानी के कुंड के करीब से भी गुजर गया। ये वो कुंड था जहाँ पिछली रात सैर के वक्त जोगन माया देवी ने ज़रूर मेरा इंतज़ार किया होगा। वो यकीनन खूनी जंगल और शैतान महादेव की आलोप नगरी की हदूद से निकलकर अपने चौखंबा गांव वाली कुटिया में पहुंच गई होगी। मुझे इसी के पास जाना था। अगर मैं अपने पीछे लगे हुए सपेरों की फौज की अंधाधुंध फायरिंग से बच गया तो ये लोग जंगल में चारों तरफ स्टेन गन के ब्रेस्ट बारिश की तरह फायर कर रहे थे। कई सांप मुझे देखकर फंकारे मारते भागते नजर आए। मैं मगरमच्छों के तालाब पर आ गया। तालाब के किनारे 6-7 मगरमच्छ लेटे हुए थे। मेरी बू पाकर वो हड़बड़ा कर तालाब में छलांगे लगा गए। जंगल अब ज्यादा घना नहीं था। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। यहाँ आकर मैंने भी पलट कर 2-3 बार स्टेन गन के ब्रेस्ट फायर किए, मगर इनका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वहाँ मुझे कोई दुश्मन आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैं एक दलदल में गिरते गिरते बचा। अगर मुझे जोगन माया देवी ने दलदलों की शनाख्त न करा दी होती तो मैं दलदल में गिर चुका होता। आखिर मुझे दूर दरख्तों के तनों में से दिन की रोशनी दिखाई देने लगी। यह आलोपनगर के खूनी जंगल की सरहद के आखिरी दरख्त थे। ये महादेव की शैतानी सल्तनत की सरहद थी। मुझे मालूम था कि महादेव के फौजी सपेरे इस सरहद से आगे नहीं आएंगे। मैंने दौड़ने की रफ्तार तेज कर दी। मेरे पीछे फायरिंग के धमाके भी शिद्दत इख्तियार कर गए थे। खुदा जाने इन लोगों के पास इस वीरान जगह पर इतना असला कहाँ से आया था। वो बेदरेग स्टेन गन का असला फूंक रहे थे। अपनी फौजी तरबियत की वजह से मुझे मालूम था कि दुश्मन की फायरिंग से किस तरह अपने आप को बचाया जाता है। मैं बिल्कुल सीध में नहीं दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते कभी दाएं हो जाता, कभी बाएं हो जाता और कभी झुक जाता। मैं हर तीसरे कदम पर किसी न किसी दरख्त की ओर लेकर चंद गज बिल्कुल दरख्त की सीध में दौड़ता चला जाता। जब एहसास होता कि दरख्त मुझे कवल नहीं दे रहा है तो फौरन झुक कर किसी दूसरे दरख्त की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। इसी तरह दौड़ते दौड़ते मैं इन दरख्तों के दरमियान से निकल गया जो महादेव की सल्तनत आलोप नगर की सरहद के आखिरी दरख्त थे। मेरे सामने अब घास का खुला मैदान था।
जहाँ धूप फैली हुई थी और रोशनी ही रोशनी थी। इस मैदान में आते ही मैंने अपनी रफ्तार मजीद तेज़ कर दी। मेरे पीछे जो फायरिंग हो रही थी अब वो मुझसे काफ़ी दूर रह गई थी। एक जगह घास काफ़ी ऊंची थी, मैं इसमें घुस गया। जब घास के अंदर ही अंदर तेज़ चलते चलते वहाँ से बाहर निकला तो मेरे सामने हरे हरे खेत थे। मैं चौखंबा गाँव के गिरदोनवा के खेतों में पहुँच गया। मैंने रुक कर पीछे खूनी जंगल के दरख्तों को देखा। फायरिंग के धमाके बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहे थे। महादेव के सपेरों को मालूम हो गया था कि मैं फरार होने में कामयाब हो गया हूँ और इनकी सरहद से निकल चुका हूँ। यहाँ वो इसलिए भी मेरे पीछे आकर फायर नहीं खोल सकते थे कि जहाँ मैं था वहाँ भारतीय पुलिस की अमल दराजी थी और यहाँ आकर फायरिंग करने से पुलिस खबरदार होकर इनके ताक़ुब में आलोप नगर तक पहुँच सकती थी। शायद इसी वजह से बकौल जोगन माया देवी इन्हें महादेव का हुक्म था कि खूनी जंगल की सरहद के पार चौखंबा गाँव की तरफ हरगिज़ फायर नहीं करना। मैंने गाँव के मकानों को गौर से देखा। एक दो खेतों में किसान हल चला रहे थे। मुझे जोगन माया देवी की कुटिया की तलाश थी। मुझे पूरा अंदाज़ा नहीं था कि मैं खूनी जंगल के किस जानिब से बाहर निकला हूँ। मैं एक खेत की मेंढ पर बैठ गया। मेरा सांस फूल गया था। मैं सांस दुरुस्त करते हुए गांव के मकानों का जायजा लेने लगा। गांव का ये वो पहलू नहीं था जिधर से मैं झांसी से रवाना होने के बाद आया था। जब मेरा सांस मामूल के मुताबिक हो गया तो मैं उठा और खेतों में से होकर गांव की दूसरी जानिब चलने लगा। दूसरी जानिब से होकर मैंने गांव का चक्कर पूरा किया तो मैंने सामने फैले हुए सूखी झाड़ियों वाले मैदान को पहचान लिया। इसी मैदान में से गुजरकर मैं पहली बार जोगन माया देवी की कुटिया में आया था, जो एक मुड़ी में वाक़ई थी और जिस तरफ गांव के लोग डर के मारे नहीं आते थे और खेती बाड़ी भी नहीं करते थे। इसी वजह से ये मैदान वीरान पड़ा था। दूर से मुझे वो चबूतरा नजर पड़ा जिस पर जोगन की कुटिया थी। मैं तेज तेज चलने लगा। यह सेबी मुड़ी थी और इसके बारे में बड़ी डरावनी कहानियां मशहूर थी। करीब पहुंचकर मैंने देखा कि कुटिया के बाहर चबूतरा वीरान पड़ा था। बाहर जो चूल्हा बना हुआ था वो भी ठंडा पड़ चुका था। कुटिया भी खाली थी। मिट्टी की मटकी कुटिया के बाहर इसी तरह रखी हुई थी। कुटिया बांस की थी जिसके बाहर बांस के साथ बुझी हुई लालटेन लटकी थी। जोगन का बिस्तर वैसे ही लगा हुआ था। हिरन की छाल भी बिछी हुई थी। पीतल की 2 कटोरियां रखी थी, मगर जोगन माया देवी कहीं नजर नहीं आती थी। मुझे इसकी मदद की अशद ज़रूरत थी। मैं अपनी बीवी को खूनी जंगल वाले आलोक नगर की शैतानी बस्ती में छोड़कर नहीं जा सकता था। मुझे अपनी बीवी को वापस लाने के लिए महादेव के शैतानी आश्रम पर एक बार फिर हमला करना था और ये काम मैं जोगन माया देवी की मदद के बगैर नहीं कर सकता था। मैं कुटिया के बांस के दरवाजे के पास बैठ गया, मटकी में से पानी निकाल कर पिया और जोगन का इंतजार करने लगा। मेरे जिस्म पर जोगियों वाली सिर्फ एक ही धोती थी जिसका एक पल्लू मैंने अपने जिस्म के ऊपर डाल रखा था। सारा रास्ता खेतों में से गुजरते वक्त मैंने स्टीन गन को धोती के पल्लू में छुपाए रखा था। मैंने स्टीन गन के मैगजीन को चेक किया। इसमें सिर्फ एक राउंड ही बाकी रहा था। ये महादेव के आश्रम पर दूसरी बार शब खून मारते वक्त मेरे काम आ सकता था, मगर एक राउंड नाकाफी था। मैं जान चुका था कि महादेव के आश्रम के सपेरों की फौज के पास काफ़ी असलहा मौजूद है। अब मैं वहाँ हर किस्म के असलहे से लेस होकर जाना चाहता था, लेकिन हर किस्म का असलहा मुझे वहाँ कौन ला कर दे सकता था? जोगन माया देवी ये काम नहीं कर सकती थी। बहरहाल एक बात तयशुदा थी कि मुझे दोबारा खूनी जंगल में दाखिल होकर महादेव के शैतानी आश्रम पर भरपूर कमांडो अटैक करना था और वहाँ से अपनी बीवी को निकाल कर लाना था और इन लोगों से अपनी बीवी की बेइज्जती का इंतकाम भी लेना था। मेरे इंतकाम की फहरिस्त में वो सपेरा जो मेरी बीवी को दिल्ली वाले क्वार्टर से अगवा करके ले गया था और शैतान सिफ्त महादेव सरे फहरिस्त थे। मुझे सिर्फ एक बात का खदशा था कि इस दौरान कहीं वो लोग मेरी बीवी पर दोबारा मंत्र फूंक कर इसकी यादाश्त गुम न कर दें। मुझे भूख लग रही थी। जोगन माया देवी का इंतजार करते करते काफ़ी दिन निकल आया था। मैंने अपनी स्टीन गन कुटिया के अंदर कोने में छुपा दी। एक मिट्टी के मटके में से मुझे चावलों और दाल की पोटलियां मिल गईं। मैंने बाहर आकर चूल्हे में इधर उधर से दरख्तों की शाखें इकट्ठी करके आग जलाई। चावलों और दाल को धोकर पतीली में डालकर इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। थोड़ी देर में फीकी खिचड़ी तैयार हो गई। नमक मुझे वहाँ कहीं नहीं मिला था। मैंने खूब सेर होकर खिचड़ी खाई और कुटिया के अंदर जाकर जोगन के बिस्तर पर लेट गया। सारी रात का जागा था और दौड़ दौड़ कर थक चुका था। ऐसी गहरी नींद सोया कि जब आँख खुली तो शाम का अंधेरा फैल रहा था। कुटिया से बाहर आकर मैंने चारों तरफ देखा। दूर चौखंबा गांव के मकानों में रोशनियां टिमटिमाने लगी थी। खूनी जंगल की तरफ निगाह उठाई। खूनी जंगल की सरहद के ऊंचे ऊंचे स्याह दरख्त शाम के अंधेरे में तारकोल के सुतूनों की तरह स्याह और डरावने लग रहे थे। अपनी बीवी जमीला का ख्याल करके मेरी आंखें भीग गईं। फिर गुस्से में दांत पीसते हुए मैं कुटिया के बाहर चूल्हे के पास आकर बैठ गया। थोड़ी सी खिचड़ी पतीली में से निकाल कर खाई, पानी पिया और वहीं खुली हवा में बैठकर जोगन का इंतजार करने लगा। खुदा जाने वो कहाँ गायब हो गई थी। किसी वक्त
वक्त ख्याल आता है कि शायद वो अभी खूनी जंगल में ही मेरा इंतज़ार कर रही हो। किसी वक्त ख्याल आता है कि कहीं से महादेव की फौजी सपेरों ने न पकड़ लिया हो। मैंने कुटिया के बाहर लटकी हुई लालटेन को भी नहीं जलाया था। मैं गाँव में भी जोगन को देखने नहीं गया था। मैं इस खतरे को भी फरामोश नहीं कर सकता था कि भारत की पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस मेरी तलाश में है। अगर मैं इनके हत्थे चढ़ गया तो मेरी बीवी की तलाश का सारा मामला बीच में रह जाएगा और कोई पता नहीं कि इंडियन मिलिट्री या सिविल पुलिस वाले मुझे यहाँ से उठाकर किसी शहर की तरफ ले जाते और मेरा क्या हशर करते हैं। भारतीय पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस को यकीन था कि मैं पाकिस्तानी फ़ौज का मफरूर जंगी कैदी हूँ और वो हर हालत में मुझे पकड़ना चाहते हैं। मच्छर मेरे जिस्म की बू की वजह से मुझे कुटिया के अंदर या बाहर बिल्कुल तंग नहीं करते थे। रात भीगती चली गई, गहरी होती चली गई, चारों तरफ मौत जैसी खामोशी छा गई। गांव की तरफ से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। वैसे भी गांव जोगन की कुटिया से काफ़ी दूर था। शायद कुत्ते भी या सेबी मुड़ी से डर कर इस तरफ का रुख नहीं करते थे। जोगन ने मुझे वहाँ एक मुड़ी दिखाई थी जो इस कुटिया से चंद कदम के फासले पर एक लंबे चबूतरे की शक्ल में थी। इसके दरमियान ईंटों का एक पुराना ताक सा बना हुआ था। जोगन ने कहा था कि लोग कहते हैं कि यहाँ आधी रात को कभी कभी गुनाहगार औरतों के अजाब में मुब्तला रूहें आती हैं। मैंने कोई ख्याल न किया। जब कुटिया के बाहर बैठे बैठे थक गया और मुझे महसूस होने लगा कि जोगन माया देवी रात को नहीं आएगी। अगर इसे आना होता तो दिन की रोशनी में आ जाती। मुमकिन था कि वो खूनी जंगल में ही किसी जगह छुप कर मेरे इंतज़ार में हो या मेरा खोज लगाने के लिए अपनी सहेली संध्या से राब्ता पैदा करने की कोशिश कर रही हो। मैं बैठे बैठे थक गया तो उठकर कुटिया के अंदर आ गया। चूँकि मुझे मच्छरों और दूसरे हशरातुल अर्ज़ की कोई फिक्र नहीं थी, इसलिए मैं अंधेरे में ही जोगन माया देवी के बिस्तर पर झोंपड़ी की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और जमीला के बारे में सोचने लगा कि ना जाने वो किस हालत में होगी। अब तो इसकी यादाश्त भी वापस आ गई थी। इसे एहसास हो गया है कि वो मेरी बीवी है और इसे सपेरे अगवा करके ले गए हैं। इसी सोच ने जमीला की जहनी अजियत में इजाफा कर दिया होगा। जब तक इसकी यादाश्त मंत्रों के असर की वजह से गायब थी, वो शायद इत्मीनान की हालत में थी और अपने आप को आश्रम की एक नृत्की ही समझ रही थी। अब ये सोचकर इस पर क़यामत गुजर रही होगी कि वो इन औरतों में से नहीं है और इसे अगवा करके वहाँ लाया गया है, और ये भी कि इसका खामद यानी मैं इसकी तलाश में वहाँ तक पहुँच चुका हूँ, वो मेरे बारे में भी शदीद परेशान होगी। संध्या ने इसे बता दिया था कि मैं इसको वहाँ से निकालने पहुँच गया हूँ और मुझे पकड़ लिया गया है और अमावस की रात को मुझे मौत के हवाले कर दिया जाएगा। अगरचे इन्हें भी मेरे फरार का इल्म हो गया होगा, लेकिन जमीला इसलिए भी जहनी परेशानी में मुब्तला होगी कि मैं फरार होकर कहाँ गया हूँ। सपेरे फौजी मेरे पीछे लगे हैं, कहीं उन्होंने मुझे मार न डाला हो। ये बात मुझे भी परेशान कर रही थी कि आखिर कल रात को संध्या मेरी बीवी को लेकर अपनी कुटिया में क्यों नहीं पहुंची थी। यही कुछ सोचते सोचते मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी। कुटिया में घूपन दे रहा था। मैंने जानबूझकर कुटिया के बाहर वाली लालटेन रोशन नहीं की थी। स्टेन गन मैंने कोने से उठाकर अपने पास ही रख ली थी, इस ख्याल से कि अगर शैतानी महादेव के आश्रम का कोई सपेरा फौजी रात को जासूसी करता, मेरी तलाश में वहाँ निकल आया तो मैं इसको ठिकाने लगा सकूंगा। मैं ऊँगने लगा, फिर मुझे कुछ होश न रहा। मैं गहरी नींद में खो चुका था। एक अजीब सा ख्वाब देखने लगा। क्या देखता हूँ कि एक पहाड़ की चोटी पर मेरी बीवी जमीला मेरी तरफ दोनों बाहें फैलाकर खड़ी है। चांद निकला हुआ है। मैं इसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। जमीला मेरी तरफ से मुंह मोड़कर दूसरी तरफ देखती है और फिर एकदम पहाड़ की चोटी से दूसरी तरफ कूद जाती है। मैं चीख मारकर इसके पीछे कूद जाता हूँ। मैं रुई के गाले की तरह नीचे गिरता जा रहा हूँ। मुझे कोई खबर नहीं कि जमीला कहाँ गिरी है। अचानक मैं एक बहुत बड़े अजदहा के मुंह पर गिरता हूँ। अजदहा के मुंह से खौफनाक फंकार के साथ आग के शोले निकलकर मेरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेते हैं। मैं चीखें मारने लगता हूँ, फिर मेरी आंख खुल जाती है। मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपनी चीखों की आवाज़ सुनी थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और जिस्म पसीने में भीग रहा था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। इससे मेरे दिल को सुकून मिल गया। बड़ा डरावना ख्वाब था। ज़रा मेरा दिल ठीक हुआ तो मैं दोबारा लेट गया। अभी मुझे लेटे 5-6 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे एक अजीब सी अलमनाक आवाज़ सुनाई दी। मैंने कान खड़े कर लिए। बाहर तारीक रात पर कब्रिस्तानों की खामोशी तारी थी। आवाज़ मैंने ज़रूर सुनी थी। मैंने कान लगाए हुए थे। थोड़ी देर बाद वही आवाज़ फिर आई। ये किसी औरत की आवाज़ थी जो बड़े डरावने और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ में जैसे बीन कर रही थी। मैंने स्टेन गन उठा ली। आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं दबे पाँव स्टेन गन लिए कुटिया से बाहर आ गया। बाहर अंधेरा, तारीकी, सन्नाटे और दहशत
दहशत का माहौल था। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखने लगा। अचानक मेरे दाएं जानिब से वही डरावनी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैं इस तरफ झुककर चलता हुआ बढ़ा। दूसरी तरफ आसेबी मुड़ी थी। वहाँ मैंने जो हैबतनाक डरावना मंजर देखा, इसे मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकूँगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।